नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हम लगातार जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, ओपिनियन पोल्स की भी चर्चा कर रहे हैं, जो स्टडी लोग कर रहे हैं उसकी भी चर्चा कर रहे हैं और जो मित्र हैं हमारे विद्वान मित्र उनके साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज एक ऐसे मित्र के साथ चर्चा तो हमेशा 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 ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। जमीन पे जाने की उनकी जिद ऐसी है कि कई बार मुझे शक होने लगता है, इतनी खोजबीन, इतनी जमीन तक पहुंचना हर जगह में, केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक, असम तक, त्रिपुरा तक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो भी हो, या पत्रकारिता में जो जिस चीज की रिपोर्टिंग करनी हो उसको जड़ तक पहुंच जाने वाले मित्र, ऐसे लोग बहुत कम हैं। इनको आजकल एंडेंजर्ड स्पीशीज वाले लोगों में से है, लेकिन हमारे पुराने मित्र हैं और बहुत खूबसूरत इंसान है। तो हमने कहा कि आज उनके साथ ही बात की जाए ताकि सच को सही तरीके से समझा जाए। हम चर्चा करेंगे आज पश्चिम बंगाल की, क्योंकि वो अभी अभी पश्चिम बंगाल से लौटे। वैसे तो उनको पूरे हिंदुस्तान की राजनीति की और हिंदुस्तान की पकड़ है। धीरेन्द्र पुंडित साहब का खुद का चैनल भी न्यूज पॉइंट चलता है, आप उसको देखिए। उस पर बहुत बारीक, बहुत गंभीर चर्चा वो करते हैं और बारीक खबर दिया करते हैं। अब उन्होंने मेहरबानी की, कहा कि आप भी कुछ समझो जमीन की हकीकत क्या है, हालात क्या है। तो हमने उनको आग्रह किया तो वो तैयार हो गए। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है कि जमीन से जुड़े हुए लोग और जमीनी हकीकत को जानने वाले लोगों के साथ बात की जाए। मैं आपको और तमाम सत्य की विजय के दर्शकों को मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये कहूंगा कि सर का बहुत अनुग्रह रहा, और जिस तरह के शब्दों का उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया ये उनका बड़प्पन है। मैं उनके साथ रह के सीखा हूं, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैंने सीखा या नहीं, ये तो आप लोग तय करेंगे। लेकिन मैंने सर के साथ लंबे अरसे से काम किया और उनके शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ऐसे जमीन से जुड़ी पत्रकारिता करते हैं। सर, अभी आप पश्चिम बंगाल से लौटे हैं और ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव, वैसे तो मैं सभी महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है। ममता बनर्जी की हैट्रिक को लेकर क्या वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी कि नहीं बनेंगी, और भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से निगाह लगाए हुए वहां बैठी है, क्या उसकी एंट्री इस बार हो पाएगी, मतलब सरकार में? कैसे आप देख रहे हैं, क्या हाल है वहां के? अभी तो एसआईआर भी पूरा नहीं हुआ वैसे। सर, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि चुनाव तो हर एक राज्य का उस राज्य के लिए वही अर्थ रखता है जो जीवन मरण का प्रश्न होता है। लेकिन क्योंकि जब हम सवाल पर बात कर रहे हैं तो बाकी हिंदुस्तान की निगाह जो बाकी राज्य होते हैं वो अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं कि भाई हमको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, ये कम। तो बंगाल का चुनाव लोगों को बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि वो एक ऐसी लेडी को देखते हैं जिसने जमीन से, स्ट्रीट फाइटर से अपने आप को एक ऐसी आयरन लेडी में तब्दील किया, जिसको फिर बाद में जो रेस्ट ऑफ जो उनके अलावा टीएमसी के है उन लोगों ने उसको फिर सवालों के घेरे में रखना शुरू किया। यानी जमीन से शुरू किया, जेपी की कार पर चढ़ने से लेकर सफर शुरू हुआ, और आज वो सिलेंडर के विरोध तक सड़क पर है। तो निरंतरता है सड़क पर उनकी, ये बड़ा दिलचस्प दे रही है। जी जी, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि बड़ी फायर ब्रांड लीडर रही हैं। बहुत कम मुख्यमंत्रियों को ये गौरव रहा होगा कि देश की राजधानी में भी उनको उतने ही लोग जानते हैं जिनको उनके राज्य में जानते हैं। तो मैं इसलिए मानता हूं कि एक बेहतर वो है, लोगों का दिलचस्पी है। फिर बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत वहां इसलिए जूझ रही है क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर एक बार वो पार्टी अपना झंडा फहराना चाहती है, और जो लीडर इसको फहराएगा वो पार्टी के इतिहास में एक बड़ा नाम करेगा। तो ये बहुत सारे न्यूसेंसेस है। और दूसरा, रेस्ट ऑफ इंडिया में जिस तरह से इस बात की चर्चा खासतौर से बीजेपी के समर्थक करते हैं कि डेमोग्राफी का जो चेंजेस है जो बंगाल को लेकर है, और कुछ चीजें वहां जेन्युइन दिखती हैं और कुछ चीजें एक्सेजरेट भी की जाती है, वो राजनीतिक तौर पर है। क्योंकि जैसे मैंने, आप तो जानते ही हैं कि पूरी जिंदगी एमएचए कवर किया है, सिक्योरिटीज के इशू कवर किए हैं, तो हम जानते हैं कि जब भी पोरस बॉर्डर होता है तो जेएमबी से लेके तमाम वहां से इंडिया का कंसर्न बनते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। तो उन सब को लेके, चूंकि जो एक आज की राजनीति का ट्रेंड है कि या तो आप इस तरफ हैं या तो आप हमारे साथ हैं, नहीं तो हमारे दुश्मन हैं, उस तरह का मतलब दर्शकों का भी स्टाइल है।
सिर्फ नेताओं का नहीं है, दर्शकों ने भी उसको ही स्वीकार कर लिया है। तो मुझे लगता है उसके बीच में जब हम या आप एक सेंसिबल बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो दोनों तरफ से पीटते हैं क्योंकि जिन लोगों को लगता है आप उनके हैं तो आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं, और जिनको लगता है ये तो हमारा था ही नहीं तो वो कहते हैं तो हमारा था ही नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तो लेकिन हम इस सब खतरे के बीच में अपनी जो मुझे लगा उसके साथ शुरू करता हूं। दरअसल बंगाल में एकमात्र राज्य मुझे ऐसा लगा इतने सालों तक, नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड, मणिपुर, तमाम जगह पर आपके या तो आपके सहयोग से या आपके कहने से मैं सभी जगह घूमा। इन तमाम चीजों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी कि कहीं भी कोई भी पॉलिटिकल विमर्श में इतना डर कहीं नहीं देखा हमने। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जो सरकारी आवास के सामने खड़े होके 20 लड़के आराम से ये बाइट दे सकते हैं कि बीजेपी को इस बार हम चुनावी मैदान में ध्वस्त कर देंगे, वो बड़े आराम से चले जा सकते हैं। लेकिन बंगाल में आप पार्क स्ट्रीट पर 5 लोग ऐसे नहीं ढूंढ सकते हैं जो खुलेआम आके ये कह सकें स्क्रीन पर, माइक पर आके कि हम ममता बनर्जी को इस वजह से नहीं चुनेंगे। ये बड़ा एक सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए। इसीलिए जब हम उसका एसेस करते हैं तो हमको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कोलकाता और साउथ कोलकाता हो, नॉर्थ कोलकाता हो या एडजॉइनिंग एरिया है, वहां टीएमसी बहुत ताकतवर पार्टी रही है लगातार, वहां बीजेपी कोई जड़ नहीं जमा पाई है। जब हम वहां घूम रहे थे, अभी हम उसी इलाके में थे, तो 2 चीजें प्रत्यक्ष तौर पर दिख रही थी। 2021 में मैं 2.5 महीने वहां था, लगातार पूरा चुनाव कवर किया। उस समय एक ऐसा लग रहा था कि लोग बह गए हों, आंधी दिख रही थी, और हम जैसे लोगों से भी असेसमेंट गलत हो रहा था। क्यों? क्योंकि बीजेपी 10% से सीधे 38% पर पहुंची थी। तो आप 28% का जो चेंज होता है वो विजिबल चेंज होता है, उसको आप, हाँ, वो बहुत बड़ा चेंज होता है। और चूंकि ममता बनर्जी जो पहले से 43 पॉइंट समथिंग पे थी वो 48 पे गई, दैट वाज ए मतलब माइन्यूट चेंजेस था उसके मुकाबले जो 28% था। तो इसीलिए आप उसको अंतर इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो सबसे बड़ा चेंज था वहां मालदा और मुर्शिदाबाद या इस तरह के मुस्लिम इलाके जहां कभी कांग्रेस ने अपनी ताकत बनाए रखी थी। और उसी समय हमको ये पता चल चुका था और हमने बहुत ही क्लियर, ये मेरा प्रिडिक्शन भी था कि मुस्लिम वोट कंप्लीटली शिफ्ट कर चुका है, कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा। मैं उनका इंटरव्यू लेने अधीर रंजन चौधरी का वहां भी गया, मुर्शिदाबाद में भी मैंने लिया, उनकी दफ्तर के बाहर ही मैंने अपने वॉक थ्रू में भी कहा था कि अभी इनके पास कुछ रहेगा नहीं, तो कुछ रहा भी नहीं। तो इसीलिए ये एक असेसमेंट उस समय बहुत सारे लोगों का, तो क्योंकि बीजेपी भी एक स्वे कर गई थी अपने आप को, उसको लगने लगा था वो जीत गई है, वो ऐसे बिहेव करने लगे थे कि जैसे वो सत्ता में आ गए हैं। लेकिन ममता बनर्जी जमीन की नेता है, ममता बनर्जी बंगाल की जमीन को हाथ रख के बैठती है हमेशा, वो उसकी टेम्परेचर को मापती हैं। तो आप ये देखिए, हम नंदीग्राम में थे, हम लोग उस पूरे प्रचार के बाद वापस लौट रहे थे कि अचानक खबर आई, वो एयरपोर्ट पे जाना था, अचानक खबर आई कि ममता बनर्जी का एक्सीडेंट हो गया, उनके पैर पर चोट लग गई। हम वहां पहुंचे तो उस चोट को आज भी मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा बड़ा, लेकिन ममता बनर्जी ने उसको एक बहुत बड़ा आयोजन कर दिया। और आप देखिए अगले दिन वो उस चोट के साथ बैठ के और पूरे कोलकाता में व्हील चेयर पे जा रही हैं और पूरा कोलकाता एकदम उमड़ पड़ा। और बेहतरीन काम क्या है कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने मुस्लिम वोटों के अंदर कोई सेंध लगते हुए नहीं दिख रही है, सबसे बड़ी चीज है। लेकिन जो बीजेपी को नुकसान दिख रहा था वो ग्राउंड पे जाकर नहीं दिखा। मुझे ये लग रहा था कि 2021 के बाद जैसे 1500 घर टूटे, और चूंकि हम लोगों ने जस्टिस प्रमोद की रिपोर्ट भी देखी है, याद होगा आपको, और उसके बाद सीबीआई के केस रजिस्टर्ड भी हुए, 7000 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और रेप की घटनाओं में से जो सीबीआई वो 39 केसेस उसमें से लिए थे, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि मुझे लगा था कि बीजेपी के वोटर्स शायद उस चीज से नाराज हो गए होंगे, पार्टी से नाराज हो गए होंगे, क्योंकि आपने पार्टी ने तो साथ दिया नहीं था। लेकिन बीजेपी के वोटर कमिटेड दिखे, और 2024 के चुनाव में भी ममता बनर्जी 2% नीचे आई अपनी पोजीशन से। मैं विधानसभा के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि लोकसभा में वो पहले से बढ़ी थी, 19 से 24 में थोड़ा बढ़ी थी, सीट बढ़ी उनकी बढ़ी। लेकिन आप ये सोचिए, मैं इसलिए दर्शकों को ये क्लियर कर दूं, चूंकि डाटा का खेल थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है।
ममता बनर्जी 2019 के मुकाबले 2024 में 1 से 1.5% बढ़ी हैं, लेकिन 2021 की विधानसभा में जो उनको वोट मिला था उसके मुकाबले वो 2% नीचे आई थी। बीजेपी को जो 2019 में वोट मिला था उसके करीब से रहने की, उससे तो थोड़ी वो थी, नीचे थी हल्का सा, लेकिन 2021 के मुकाबले वो बढ़ गई 24 तो 0.7% उसको बढ़ा, यानी अंतर कम हो गया। पहले अंतर 10% था, अब वो अंतर 7% रह गया था। तो ये एक मेजर चीज मुझे दिखाई दी कि बीजेपी का वोटर पूरी तरह से अडिग था, अपनी जगह वोट देने की बात कर रहा था, लेकिन मुंह नहीं खोल रहा था। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग ये था, सबने कहा मोदी ममता एक है। ये बीजेपी के वोटर की बात कर रहा हूं। बीजेपी के वोटर के सामने सबसे बड़ा, अभी कल परसों भी मैं किसी मित्र से कर रहा था, तो आपने जो बात कही वहां पर कुछ लोगों ने, एक और मित्र ने हमारे कहा कि भाई ये चर्चा बंगाल में चल रही है कि मोदी ममता की सेटिंग हो गई है। आप उसे कह रहे हैं मोदी ममता एक है और बीजेपी का वोटर कह रहा है, तो ये थोड़ा सा समझाइए, लड़ाई आप ममता के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। हाँ, मैं यही बता रहा हूं कि ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने विजय जी इस बार थोड़ा सा अलग काम किया। क्योंकि जब तक आप एडिटर रहते हैं तो आप भी जानते हैं कि क्या होता है आपके लिए, वहां लोग होते हैं। इस बार मैंने कहा कि नहीं, ऐसा करते हैं, अलग अलग पूरे दिन। कभी मैं मेट्रो में घुस रहा था, वो जो उनकी मेट्रो है, फिर कभी मैं ट्राम एक ही चलती है, 2 बस और नहीं चलती, तो उसमें घूम रहा था। फिर मैं टैक्सीज ले रहा था, जो उबर और ओला की, ताकि अलग अलग लोगों से, सेक्शंस ऑफ लाइफ से बात कर सके। आप ये देखेंगे कि वो सब लोग एक जैसी बात कर रहे थे। जैसे बीजेपी का वोटर है, उसका घर टूट गया था, वो था रिपोर्ट, वो जो वोटर था जिसका घर टूटा टीएमसी वालों ने, तो वो मुझे कह रहा, साहब हम तो वोट देंगे, लेकिन पहले बीजेपी ये तय कर ले वो जीतना चाहती है या नहीं। तो मैंने कहा, यार आप बड़ी उल्टी बात कर रहे हो, आप कह रहे हो वोट भी दूंगा, ये भी होगा। तो उसने कहा कि साहब मैं इंटरेस्टिंग चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल गया, जेल में गया, हेमंत सोरेन जेल में गया, सेम आरोप थे। उसी तरह से अभिषेक बनर्जी तक जेल में नहीं गया। मतलब मैं लोगों की बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा इसके बाद, तो मैंने कहा यार ये तो कोई कारण होगा, लीगल होगा, वो होगा, तुम ऐसे कैसे, मतलब काउंटर करके ही आपको निकल सकती है बात। उसने कहा तो फिर एक बात बताइए कि जब ये पलटू राम पलट जाएगा, तब तक ये चेंज नहीं हुआ था, मुख्यमंत्री तब तक नीतीश कुमार ही थे और ये चेंज नहीं था जब मैं वहां था, ये दिवाली होली से ठीक पहले की बात है। तो और कहने लगे चंद्रबाबू नायडू का कोई भरोसा नहीं है। तो मोदी सरकार ने 29 तक अपने शासन को चलाने के लिए इन 29 एमपीज को रिजर्व में रखा हुआ है कि साहब कोलकाता तुम्हारा, दिल्ली हमारी। तो हमने कहा यार ये बड़ी वो है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी और मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लीडर्स उसको काट नहीं पा रहे थे। ये बड़ी चीज थी, बड़ी गंभीर बात है। हाँ, लेकिन मैं उसका भी चेंज बताता हूं कि उसके बाद क्या हुआ। ये इसलिए है क्योंकि आप एक आधे अधूरे मन से लड़ती हुई सेना के कितने ही विख्यात सेनापति हो, आप युद्ध नहीं जीत सकते। तो मुझे ये लग रहा है ना। लेकिन मोदी की उस रैली से मैं आपको, मुझे जो मतलब मेरा अभी असेसमेंट है, और चूंकि उसके बाद चूंकि वहां यूपी बिहार के तो बहुत सारे आपको मालूम है ब्यूरोक्रेट्स और वो सब हैं, वो पिछली बार एक को बेचारे को मेरी वजह से बड़ी परेशानी भी, तकलीफ हो गई थी बाद में। तो इस बार हमने किसी के घर जाके ना खा, ऐसे बहुत सारे वैसे नहीं, वो मेरे कहने से उसको लगा था कि आंधी चल रही है बीजेपी की, तो अब के कह रहा था यार इस बार आंधी मत बताना। तो मैंने कहा कि बड़ा हंसते हुए बातचीत हो रही थी, कह रहे तेरी वजह से 3 महीने यकीन दिलाना पड़ा कि नहीं सर मैडम मैं आपका ही हूँ। तो वो जो है बड़ा ये एक ह्यूमर की बात थी, लाइट में। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मोदी के, देखिए वहां रैली जो हुई उसमें जो लोगों का आना होता है, और मोदी का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट था उससे कहीं ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ा जब शुभेंदु ने भवानीपुर से टिकट अनाउंस किया। जी, इससे ये लगा कि बीजेपी सीधा उसको हॉर्न से पकड़ना चाहती है, सीधा बस हेड ऑन करना चाहती है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा काम रहा। और दूसरा ये था कि इस बार बीजेपी, 2 अंतर वो आप अच्छे से समझ पाएंगे, दर्शक समझे ना समझे, कैलाश विजयवर्गीय और भूपेंद्र यादव का अंतर वहां दिखता है। एक आदमी हवा में रहना पसंद करता है, दूसरा आदमी जो हाईकमान ने कहा उसको एज सच, बिना उसमें कोई तरमीम किए जमीन पर उतारना चाहता है। तो ये डिफरेंस हमको वहां दिखाई दिया। बीजेपी इस बार बहुत मॉम पॉम शो में नहीं थी और बीजेपी
ग्राउंड के अंदर, और वो भी खास तौर से आरएसएस के सहारे ही काम कर रही थी। ये एक बेहतर चीज मुझे, मतलब ये मेरा पहला असेसमेंट है। आपके सवाल होंगे तो मैं फिर उस पर बताऊं। मैं ये समझना चाहता हूं कि 2021 के चुनाव में भी मैं वहां था, तो एक नारा चल रहा था कि लेफ्ट पार्टीज का, कि पहले वाम फिर राम, मतलब लेफ्ट और बीजेपी साथ थे, और ममता को हराने के लिए जो कोशिश की जा रही थी उसमें शायद बीजेपी को मिला। अभी दो राज्यों को एक साथ जोड़ के मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल और केरला। जी, पश्चिम बंगाल और केरला, मैं क्या समझ गया। जगह बीजेपी का फोकस कुछ और है? एक बार फिर क्या? पूछ रहा हूँ, पश्चिम बंगाल और केरला दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्थितियों में केवल कांग्रेस को हराना चाहती, कांग्रेस को खत्म करना चाहती। लेफ्ट केरल में भी लेफ्ट के साथ दिखाई देती है, ऐसा वहां के लोग कहते हैं मुझे। क्या आपको ऐसी बात लगती है? देखिए, मैं इसमें दो चीजें आपको कहूंगा कि लेफ्ट के पास अब वहां कुछ बचा नहीं है बंगाल में। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ग्राउंड पे था। बंगाल में ममता बनर्जी प्लस बीजेपी, और केरल में लेफ्ट प्लस बीजेपी, दोनों का टारगेट कांग्रेस को खत्म करना है। मैं इस बात को समझना चाहता नहीं, हूँ। मैं इसी में बता रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि लेफ्ट के लिए दिक्कत यह है कि उसको पहले अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना है। इसीलिए लेफ्ट ने ये जो मैंने आपको कहा मोदी ममता एक है, अगर आप इस नारे की बुनियाद में जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको ट्रैक किया, क्योंकि हमारा काम ही यही था इन्वेस्टिगेशंस करना, तो ये नारा सीपीएम का दिया हुआ है। आपको हैरानी होगी जान के, क्योंकि सीपीएम बीजेपी से अपने हिंदू वोट लेना चाहता है। आप इसको समझिए कि बीजेपी में वहां बंगाल में अगर आप देखेंगे टीएमसी के पास कांग्रेस का वोट आया, और बीजेपी के पास लेफ्ट का वोट है। लेफ्ट का वोट गया। वो लेफ्ट के कहने से नहीं गया, उसको जाना था। चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों को लिए, इसलिए समझाने के लिए कि मैं कोई भी चीज कहता हूं तो मेरे पास कोई रेफरेंस होता है। मैं कोशिश करता हूं कि सिर्फ हवा के शब्दों के साथ ना जाए। इसको ऐसे देखते हैं कि जब 2006 का इलेक्शंस होता है, जो आपने अच्छे से कवर किया था, 2006 में 235 सीटें मिलती है लेफ्ट को, 235 सीटें, और 2011 में वही 60 पे आके सिमट जाता है ना। और दूसरा क्या है, बंगाल का इतिहास ये बताता है कि जो पार्टी विपक्षी पार्टी बन गई वो सत्ता में जरूर आती है। तो इसीलिए बीजेपी को ये एक हम लोग इसकी एक पोजीशनिंग इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ऐसा हमको लग रहा है। बट अब लेफ्ट के पास देने के लिए बीजेपी को कुछ नहीं है सिवाय गालियों के। बंगाल की बात कर रहा हूं, तो वो गालियां दे सकते हैं। अलीमुद्दीन स्ट्रीट पे आप जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये वही है क्या जिसमें एक आदमी कलकत्ता में लोग नहीं रहते रंग रहते हैं, कलकत्ता में लोग नहीं लड़ते रंग लड़ते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत नील की कविता है, और मैं अक्सर इसको वहां जब कोलकाता में जाता हूं तो पढ़ता हूं। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी बात यह है कि लेफ्ट वहां से पूरा वाइप आउट हो गया। लेफ्ट ने पता कोशिश क्या कि आप ये सोचिए, लेफ्ट का एक यंग लड़का, मैं एकदम उसका नाम भूल रहा हूं, जिसको सलीम ने कहा कि मेरा बेटा है, जिसके साथ लोग जुड़ रहे थे, कामरेड, वो चला गया टीएमसी में सेम डे। तो उसके पास कुछ देने के लिए बचा नहीं। अब वो काडर है, देखिए जितने दिन तक वो रहेंगे वो तो रहेंगे। अगर आप ये सोच, जिन लोगों ने वहां मंत्री रहे थे वो जाके बीजेपी को वोट करेंगे, वो तो नहीं करेंगे। दूसरा, कांग्रेस के उन्होंने इसीलिए आप ये देखिए बेलडांगा के हुमायूं कबीर के साथ वो मिलना नहीं चाह रहे थे। वो आईएसएफ के साथ कर रहे हैं, वो आईएसएफ के साथ मिलना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने बिना आईएसएफ, बेलडांगा और एआईएम किसी के साथ बात किए बिना कल 192 की लिस्ट जारी कर दी उन्होंने भी, लेफ्ट ने अपनी। और आज तो ममता बनर्जी ने भी कर दी 200 अपने सारी शिफ्ट जो है 292 सीटों पर, चूंकि चुनाव करने के लिए वो 291 पे शायद लड़ रही है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि जब हम बंगाल देखते हैं तो बंगाल के पास अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जो जहां से लेफ्ट की क्रांति, ब्लडी क्रांति जिसको कहते हैं, शुरू हुई थी 1967 में, वो सीट भी बीजेपी के पास है, माटीगारी। वही नक्सल गांव हुआ करता था, नक्सलबाड़ी है, वो उनके पास है। तो अब हाँ, जब हम केरल के पास जाते हैं, केरल में जाते हैं, केरल में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि केरल में भी सेम है। केरल में जो लेफ्ट का वोट है, जो हिंदू वोट है, क्योंकि लेफ्ट वहां हिंदू वोट पर रहता था। कांग्रेस के पास अगर हम पूरा वो देखते हैं
कांग्रेस मुस्लिम प्लस क्रिश्चियन प्लस 10% नायर वोट, जो हिंदुओं का अपर कास्ट हुआ करता था, इस पर ही कांग्रेस रहती थी। बीजेपी लेफ्ट जो है, बीजेपी तो थी नहीं, लेफ्ट वहां एजावा कम्युनिटी और जो रेस्ट हिंदू कम्युनिटीज है उनका पूरा सबसे बड़ा होता था, चूंकि पिनरई विजयन भी अजावा है जो 35% टोटल वोट शेयर जो हिंदुओं का है उसमें से आता है, जो नारायण गुरु भी हैं। अब क्या हुआ है कि वहां भी वही हिंदू वोट, चूंकि जो कांग्रेस को अचानक अप्रत्याशित जीत इसीलिए मिली थी, अगर हम याद करें सबरीमाला वाले मसले पर, क्योंकि सबरीमाला वाले पर उस समय तक लेफ्ट ने जिस तरह का स्ट्रॉन्ग रुख अपनाया था उसने नीचे तक के हिंदू को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था कि ये क्या हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि मंदिरों के सोने का मामला हुआ जिसको स्यो मोटा लिया हाई कोर्ट ने, उसके बाद फिर मंदिर में घी का मामला हुआ, ये सब केरल के हैं। तो केरल के मामले में हिंदू थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और उसने क्या किया, उसने एक नए ठिकाने के तौर पर बीजेपी के अंदर देखा। हालांकि वो उसकी अभी मैं ये कहूंगा कि जो लंबे समय तक लेफ्ट के साथ एक बात जरूर मुझे दिखती है, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के तौर पे नहीं आ रहा वो जी, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के तौर पे नहीं कह सकते बीजेपी के लिए, भले ही हाँ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के तौर पे नहीं है, बस वो अभी उनके बीच में हिस्सा कर रहा है। लेकिन वहां एक बड़ा खेल ये हुआ है कि कांग्रेस से कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटीज जो हैं, जो और जैसे हम लोग सीरियक चर्च की बात करते हैं, क्योंकि केरल बड़ा यूनिक है, केरल में पूरे दुनिया में जो भी क्रिश्चियंस के सेक्ट है वो सारे मिलते हैं, बाकी दुनिया के हिस्सों में नहीं मिलते, और उनका अपना अपना एक चर्च है, और वो चर्च उनकी पॉलिटिकल लाइफ को कंट्रोल करता है। मतलब जितना हम लोगों को दिखता है उतना कंट्रोल करता है, बाकायदा वो मैसेज तक कन्वे करते हैं कि भाई ये इसको देना है, और वो देते हैं। तो वो उसमें से कुछ लोग, याद होगा मबन्नम गांव को लेकर जिसकी वक्फ प्रॉपर्टी के बाद ये बड़ी तेजी से, और याद होगा 2 साल पहले एक बिशप ने ये कहा था ओल्ड चर्च के कि हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है। तो बीजेपी उसको थोड़ा बहुत मोल्ड कर पा रही है। तो ये क्या कर रहा है, ये लेफ्ट को असहज कर रहा है। इसका कारण मैं आपको बता दूं, उसका दर्शकों के लिए भी उसका आधार मिल जाएगा कि कल परसों उन्होंने, लेफ्ट ने सबरीमाला के रिव्यू में अपना वो डाला है, आपको मालूम होगा, अपना हलफनामा दिया, और उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट को आस्थाओं का ख्याल रखना चाहिए, जिसने पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी। क्योंकि अब ये पिनरई विजयन को लग रहा है, देखिए अभी भी मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का वोट जितना बढ़ेगा वो अनस्टेबल कर रहा है वहां की केरल की मौजूदा राजनीति को, जो 2 के बीच में तय हो चुकी थी। हो सकता है कि अगर ये वोट परसेंटेज 25 तक पहुंच गया, अगर बीजेपी जैसा उम्मीद कर रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी नेमम जीत सकती है, बीजेपी कोल्लम में एक सीट जीत सकती है, बीजेपी पलक्काड़ में एक सीट जीत सकती है, अलाबुजा के आसपास का। ये बीजेपी के 4 से 5 सीटें हम लोग ये सोच रहे हैं कि वहां आ सकती है। नेमम से खुद राजीव चंद्रशेखर ही लड़ रहे हैं, और चूंकि नेमम ही अकेली सीट थी जो 2016 में पहली बार बीजेपी ने केरल में जीती थी, 2021 में वो हार गए थे कुछ वोटों से। तो मुझे लगता है कि ये जो सेटलमेंट है, अगर वो 25 पे आती है, तो विजय जी मैं ये समझता हूं कि हो सकता है हम पहली बार हंग भी देख ले वहां। ये तो बड़ी बात आप कर रहे हैं, अभी तो लोग सोच रहे हैं उसको कि किस तरह से होगा, ये तो बहुत बड़ा होगा, असेंबली भी आ जाए वहां पे, वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पे हम लोग उसको देख रहे थे केरल में यूपी को। लेकिन अभी पश्चिम बंगाल पर एक बार फिर से बात करता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ जो लिस्ट की बात हुई और कैंडिडेट की बात हुई, पिछली बार नंदीग्राम में हरा दिया शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को, और इस बार उन्होंने नंदीग्राम से नहीं लड़ा। अब ये जो अभय मुद्रा वाली और फाइटर, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, मुख्यमंत्री नंदीग्राम से नहीं लड़ती हैं, और शुवेंदु दोनों जगह से अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं, 2 जगह से कैंडिडेट हो रहे हैं, भवानीपुर से भी और नंदीग्राम। तो इसको कोई आप मैसेज के तौर पर देखते हैं हेड ऑन? एक तो शुवेंदु अधिकारी ले रहे हैं, दूसरा बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट के तौर पर देखा जा सकता है। मैं यही मानता हूं कि बीजेपी ने ये सबसे बड़ा दांव चला है, क्योंकि और चूंकि हम लोग यहाँ बाहर उनके लोकल्स के जो हमारी रीच क्या होती है, जो हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, हमारी रीच, हम जो अखबार की कटिंग्स हमको दिखती है वही हम लोग देखते हैं, तो लोकल नहीं देख पाते। चूंकि मैं वहां 10 दिन रहा और सुबह ही जाके वहां जितने अखबार होते थे, बांग्ला के अलावा, बांग्ला तो हमको नहीं आती, तो वो मैं सुबह ही खरीदने पहुंच जाता था। क्योंकि मैं जो दिल्ली में गोदी मीडिया होती है, जो लोग वो वहां जाके ममता मीडिया हो जाते हैं,
जैसे वो केरल में जाके सीपीएम मीडिया हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग पत्रकारों को गाली देते हैं वो ये जानते नहीं है कि उनकी जिस राज्य में सरकार होती है वो उसके लोग होते हैं भाई। हिस्ट्री याद कर रहे हैं क्या? हाँ वही है, तो इसीलिए उनके अंदर का रक्त बहता है, तभी अचानक वो यूट्यूबर हो जाते हैं हमारी तरह। तो तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि अगर मैं ये कहूं कि जो शुभेंदु अधिकारी ने जो ये लड़ाई लड़ी है, एक तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो ममता बनर्जी के जाते हुए दौर के समय एक बड़ा बंगाल का चेहरा बन के आ रहे हैं, सबसे पहले। दूसरा क्या है कि बीजेपी भी ये दिखा रही है मतदाताओं को, क्योंकि बीजेपी को वहां मैं आपको एक बता दूं कि सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी लीडरशिप की है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जैसे उनके ऊपर जो जो उनकी स्कीम्स के तहत है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी मांग आप जान के हैरान होंगे कि वो योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो उनको चाहता है। फिर उसके अलावा उनको बंगाल में एक लीडरशिप डेवलप करने में समय लग रहा है। ये जो सबसे बड़ी कमजोरी बीजेपी की वहां ये है कि बंगाल में अब जब शुभेंदु ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बीजेपी का, तो लीडरशिप तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ डेवलप होती है ना। जी वही, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और चूंकि ये भी इंपोर्टेड है ना, इंपॉर्टेंट है। अभी भी आज भी आप ये सोचिए, आज भी आधे से ज्यादा बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनको डर लगता है, वो सोचते हैं कि यार ये वापस ना चला जाए। अगर लिस्ट आप देखें, हाँ, कई लोग चले गए ना, कई लोगों के आवाजाही चलती रही, रिटर्न टिकट के साथ आए बहुत सारे लोग। आपको राजीव मुकुल राय लाइन से है ना, वो कह रहा हूँ रिटर्न टिकट के साथ आए, लड़ते वापस चले गए, बहुत सारे लोग गए। तो वो सवाल उनके, और याद होगा वो अर्जुन सिंह आया गया फिर आ गया, ऐसे चलता रहा है ना। और वो जो अभी बेलडांगा का है वो भी तो आके गया था बीजेपी में, कोई ऐसा तो है नहीं जो बाबरी बना रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये वहां का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसमें ममता बनर्जी का जो जीत का आधार रहा है। हर घर में उनकी योजनाओं के 8 से 10 हजार रुपया हर महीना जाता है। लखीर भंडार योजना, अभी आप जो उन्होंने युवा साथी चलाई है, आप ये सोचिए विजय जी, 83 लाख लोगों ने नॉमिनेशन किया है 18 साल से 40 साल के बीच में। अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया हुआ है और आप खाली हैं और आपका इनकम टैक्स पे नहीं है, कुछ कुछ सारी शर्तें, मैंने वो फॉर्म भरा देखा था, मतलब तो भर तो उनको होगा। हाँ, तो आप ये सोचिए कि ये एक बड़ी चीज हो सकती चुनाव में। मतलब ममता बनर्जी भाई खेलती हैं, अच्छा खेलती हैं। और अब जो है चूंकि चुनाव आयोग ने इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब मैं बहुत दिनों बाद इस तरह की चीजें देख रहा हूं, जो मुझे लगता है ममता बनर्जी क्यों नहीं आई अभी सुप्रीम कोर्ट में, आना तो होगा उनको, आज नहीं कल आएंगी, क्योंकि भाई सांसद भी अब बन जाएंगी, पहली LGBTQ कम्युनिटी की होंगी मेनका गोस्वामी, वो बहुत ही सुप्रीम कोर्ट से उनको आके फिर लड़ना है। क्योंकि जो आदेश आया है, जो हम लोग जो ये देखें, नए केजे राव साहब जो हमारे हैं, क्या नाम अपने ज्ञानेश जी, तो वो जो है उन्होंने जो ऑर्डर दिया है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई देखते हैं, क्योंकि भाई हमारी नजर में तो हर चीज खबर है सर, हम लोगों के लिए तो, हम लोग तो, हमारे गांव में कहा जाता है कि भाई 100 जूते खाए लेकिन तमाशा तो अंदर घुस के ही देखेंगे। तो पत्रकारों की आदत होती है कि चाहे यार मारो पीटो लेकिन हमको देखने तो भाई। तो इसीलिए में लड़ाई यही है कि ज्ञानेश कुमार ने जो आदेश किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग आदेश है। ECI ने कहा है कि जो 2021 के प्री पोल और पोस्ट पोल, 2024 के प्री पोल और पोस्ट पोल, उस दौरान जो हिंसा हुई है, तो जिस अधिकारी के सर्कल में हुई है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इनिशिएट हुई थी कि नहीं हुई, हुई थी तो उसका क्या अंजाम रहा, नहीं हुई थी तो कारण क्या थे, ये सब जब मांगा है तो वैसे तो ये हमको ऐसा लगेगा, बहुत सारे लोग, और ममता बनर्जी आएंगी मुझे यकीन है, मैं आपको बिल्कुल श्योर कह सकता हूं। और मैंने उस दिन जब उनको हटाया था जैसे ही चुनाव आयोग ने, तो मैंने हंसते हुए कहा था कल सुबह ही मैंने 9 बजे कहा था कि ममता बनर्जी शाम तक कहेंगी कि पहली महिला हमारी थी उसको हटा दिया, और वही उन्होंने शाम तक कहा। जब कोई नेता प्रिडिक्टेबल हो जाता है तो मुझे लगता है वो कमजोर होने लगता है। लीडरशिप में एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसकी ताकत होती है किसी भी लीडरशिप की। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा है कि ये दो, तो ये वैसे तो हमको लग रहा है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम का ऑर्डर है, आपको भी ऐसा लग रहा होगा क्योंकि हम लोग जर्नलिज्म की उस धारा में, लेकिन अगर ये होता है
तो बंगाल की जो हिंसा की राजनीति है, बीजेपी उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही जो वो 2021 में चूक गई थी। 2021 में जिस समय याद होगा आपको, जैसे ही 2 को वो शुरू हुआ था, चुनाव के रिजल्ट आए थे, तो पहली बार आराम बाग के बीजेपी ऑफिस में आग लग गई थी। शाम को 3-4 बजे शुरू हो गया था और हम लोग फिर अगले दिन सुबह ही अपनी गाड़ियां उठा के तुरंत अपनी दिल्ली की तरफ आ गए थे, क्योंकि भाई तपिश तो दूर तक आती है ना सर। तो वो जो है हम लोगों को जो है भाई डर लग रहा था, उस समय गर्मी भी थी ना। तो वो अब ये जो हुआ कि अब उन्होंने अगर ये कर दिया तो लीड, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक डर होगा, क्योंकि बीजेपी वहां मतलब मैं एक और चीज आपके साथ कह रहा हूं, शायद मुझे लगता है कि आपको वो मतलब मेरी तरफ से लगे समझ में। पिछले ये राज्य 35 साल तक लेफ्ट के हाथ में रहा, ये राज्य कंटिन्यूटी में 34 साल एग्जैक्ट है, लेकिन हम एक बातचीत करते हैं। और 15 साल एक ऐसी लीडर के हाथ में रहा जो थी तो नेशनल पार्टी में, लेकिन उसने रीजनल पार्टी लेके सत्ता हासिल की। जब आप लेफ्ट के साथ रहते हैं तो लेफ्ट को मैं ऐसे समझता हूं कि लेफ्ट एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये अच्छे से जानती है कि इस देश की चेतना के साथ वो हम प्राण नहीं हो सकती। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस राज्य को एक टेस्ट आइलैंड के तौर पे डेवलप किया। आप ये सवाल जरूर करेंगे कि केरल में फिर ऐसा क्यों नहीं किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। त्रिपुरा में उन्होंने ये किया, केरल में नहीं कर पाए क्योंकि केरल में कंटिन्यूटी नहीं है, वहां बदलती है 5 साल गवर्नमेंट बन रहे। तो जो नेशनल पार्टी है वो आ रही है, तो आप एक रीजनल आइडिया को इतना ज्यादा लेवल पे नहीं ले जाते जो आपको रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों से 150 साल आगे, कि हम जो सोचते हैं वो इंडिया 150 साल बाद सोचता है और हम तो इसका ब्रेन है, ये सब डेवलप किया। आपने देखा होगा भाषाई तौर पर वहां आपको अलग वो अंदाज मिलेगा। हमने कन्नड़ में भी देखा, सब चीजें देखी हैं, वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक अलग किस्म का वो दिखेगा, क्योंकि ये लेफ्ट ने नरिश किया था उसको एक आइलैंड के तौर पर। अगर ममता बनर्जी कांग्रेस में रहते हुए जीतती तो हम ये अंदाज शायद बदलता हुआ देखते, लेकिन वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी को अगर जीतते रहना है तो उनको ये जो इमोशनल पॉलिटिक्स है इसको कंटिन्यू फोरफ्रंट पे रखना होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये चीजें हमको बंगाल में। अब इसी सवाल को मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये जो रीजनल पार्टी है इसको सब नेशनलिज्म के तौर पर मैं देखता हूँ। वेस्ट बंगाल में सब नेशनलिज्म है, वो बांग्ला भाषा को लेकर, बांग्ला कल्चर को लेकर, बांग्ला आइडेंटिटी को लेकर। क्या बीजेपी के पास बीजेपी का यही वीक पॉइंट है कि वो आज भी ममता बनर्जी के उस प्रोपेगेंडा या उस आइडिया के से खिलाफ नहीं लड़ पाई है कि ये पार्टी बाहर की पार्टी है, इट्स नॉट ए बांग्ला पार्टी। वो जो सब नेशनलिज्म की जो लड़ाई है वो बीजेपी अभी पार नहीं पा रही, क्या आपको ऐसा लगता है? मैं इसको आंकड़ों के साथ समझने की कोशिश करता हूं सर। आप इसको ऐसा समझिए कि ये 30% एक वोट बैंक है जो 85 से 90 वोट करता है। मतलब हम लोग फैक्चुअल बात कर रहे हैं, अगर आपको लगेगा तो आप टोक सकते हैं सर मुझे, क्योंकि ये आप नहीं समझ है ना, मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर आपको लगे तो हम लोग सवाल उस पर फिर एक दूसरे से विमर्श करेंगे। मुझे ये लगता है कि जो 90% तक वोट करता है, 85 से 90, वो 30% वोट गोलबंद है ममता बनर्जी के पास। और ममता बनर्जी को रेस्ट ऑफ वोट बैंक है जो 70, उसमें से महज 10 से 15% वोट बैंक चाहिए बस। और वो वोट बैंक किसमें से चाहिए? जो अमूमन 60 से 70 वोट करता है, यानी एक तो वोट परसेंटेज कम करता है, वोट पोल कम करता है, और दूसरा उसमें से भी कम चाहिए। तो ममता बनर्जी उस चीज को कहां भरती है? ममता बनर्जी उसको भद्रलोक नाम की कम्युनिटी से भर लेती है। इसीलिए मैं वही बता रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा कि वो भद्रलोक के अंदर वो सब नेशनलिज्म का टेक्स्ट सबसे ज्यादा इंपोज हुआ, क्योंकि जब कांग्रेस में सत्ता थी, जब कांग्रेस सत्ता में थी और अत्याचारों में जुटी हुई थी, जब उसने 67 के बाद जब वो सत्ता में आई, चाहे सिद्धार्थ शंकर रे के साथ कर लेटना, ये मृत्यु पथ क्या नहीं है, मेरा देश नवाब भट्टाचार्य, 1084 की माँ, हम लोगों ने लगातार लाइन से हमने उन किताबों को देखा। उसके बाद ये उस समय ये पूरा का पूरा भद्रलोक वहां साथ खड़ा था कांग्रेस के। अचानक वहां 77 में एक युवा ज्योति बासु बनते हैं, जो बारिश मास्को में होती थी और वो तुरंत छाता यहाँ खोलते थे, या बीजिंग में कहीं भी होती थी वो तुरंत खोल लेते थे, ऐसा रिकॉर्ड में है। तो मैं इसके बाद जब वो चुन के आते हैं
तो आप ये सोचिए वो भद्रलोक कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है ना। और उसको हम फिर देखते हैं जैसे ही 2011 में वो ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो जाता है। तो ये एक वो इसको सिर्फ भद्रलोक का मतलब सिर्फ एक कोई कास्ट नहीं है, उसमें मल्टीपल है। सिस्टम, वो एक हाँ हाँ है, एक खास है। हाँ, जिसको ये लगता है कि जैसे मैंने बंकिम दा, हमने कहा कि अगर पीएम ने ये कह दिया तो वो बहुत नाराज हो गया, मुझे लगा यार ये मुझे ही ना यहाँ प्रधानमंत्री समझ के मारपीट कर ले। तो मैंने कहा भाई मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ साहब, छोटा सा आदमी हूँ। तो वो क्योंकि वो कह रहा कैसे कह सकते हैं, उसके साथ बचपन में खेले, तो वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। जैसे मैंने आपके साथ भी देखा, ये आपको शायद मतलब आप हंसेंगे जरूर, कि हम लोगों ने प्रेस क्लब में भी देखा है जो बंगाल से आए हुए जर्नलिस्ट हैं वो इस देश यहाँ इस दिल्ली की अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, मुझे कई बार लगता है कि वो शराब के ग्लास में अंदर डूब ना जाए, बाहर निकलने में उसको देर लगेगी, लेकिन वही बंगाल में एक शब्द नहीं बोलता है, एक शब्द नहीं बोलेगा बंगाल के लिए, वो कभी एक शब्द नहीं बोलते। तो ये भद्रलोक का कंसेप्ट है, इसीलिए ममता बनर्जी ने उसको इस्तेमाल किया। अब बीजेपी के लिए क्या है, जो आपने कहा, मैं बीजेपी के उसको समझा, मतलब जो मेरी समझ है वो शेयर करता हूं। बीजेपी को 70% वोट बैंक में से कम 70 वोट % चाहिए, जो बहुत बड़ा वोट होता है, क्योंकि वो रीजनल पे बढ़ता है, वो जाति पे बढ़ता है, वो वर्ग पे बढ़ता है। तो लड़ाई वो नहीं है कि सब नेशनलिज्म का टेक्स्ट है। ममता बनर्जी ने अपने जो क्या कहते हैं कि बॉक्स बना लिया है, उसमें उसने अपना बॉक्स बनाया हुआ है, और उसके अंदर बांग्ला, जैसे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, उनको ये लगता है कि वो बांग्लादेश से आया हुआ बांग्ला भाषी मुस्लिम घुसपैठिया हमारा ज्यादा करीब है बामुकाबले यूपी बिहार का कोई आया हुआ हिंदी बोलने वाला आदमी। ये वहां बड़ा है, लेकिन अभी तो खैर ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को इतना वोट मिला तो उसको तो 70 से मिला जितना भी मिला। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा तो आपने कहा मॉस्को और बीजिंग में जो बारिश में कोलकाता में छाता खोलते थे, तो दूसरा भद्रलोक अब नागपुर की बारिश से थोड़ा भीगता है कि नहीं भीग रहा, छाता नहीं भी खोल रहा। उसके साथ और दिक्कत है, वो अभी उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या मुझे इसका फायदा मिल पाएगा कि नहीं। भद्रलोक मतलब प्रॉफिट में शेयर, बस। yes. देखिए एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मुझे लगता है कि लोग उस पर गौर नहीं करते हैं। आप ये सोचिए कि बीजेपी का वहां बीजेपी बाहर क्या कहलाती थी, याद कीजिए, ब्राह्मण बनियार, ये सब पार्टियां या अपर कास्ट। ये आपको मालूम है कि बंगाल में सबसे ज्यादा उसके साथ नाम सुद्रा और तमाम लोग जुड़े, नीचे लोग फाइट कर रही है जी, वही सब लोग ना, आप ये गौर कीजिए। और जो अपर कास्ट है वहां वो अगेंस्ट है, वो सिर्फ सत्ता में पहले अपना शेयर चाहता है। वो लोग चूंकि उसको, जैसे मैं मालदा का एक परिवार था, मालदा मुर्शिदाबाद में, जो बांग्लादेश से उजड़ के आया था, और अब उसकी समस्या ये है, वो ये कह रहा था कि अब हमको यहां से निकल के भागना है। मैं एग्जिजरेट नहीं कर रहा हूं, मतलब इसीलिए मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हम लोग चूंकि एक चीज और सब चाहिए मुझे, छोटा सा, लंबा हो जाएगा वहां, कि क्या ये चुनाव जो 2021 में मुझे लग रहा था, हो सकता है अभी मुझे नहीं पता, आप वहां जाकर आए, कि 2021 में ये चुनाव जो मोदी वर्सेस ममता दिख रहा था, इस बार भारतीय जनता पार्टी इसे मोदी वर्सेस ममता नहीं बनाना चाहती, ऐसा लगता है आपको? हाँ, ये एक अच्छा वो दिखता है, ये दिखता है। इसीलिए ममता बनर्जी को आपने देखा होगा, उन्होंने सीधे कुछ नहीं कहा, वरना याद कीजिए वो पहली रैली दीदी और दीदी से शुरू हुई थी। क्योंकि पिछली बार मैं क्या कर रहा था कि मैंने ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री मोदी, योगी और अमित शाह, इन सब की रैलियों को बहुत मतलब डिलीजेंटली कवर किया। लगभग सारी रैलियों को मैं कोशिश कर रहा था कि कवर करें, उनसे समझ रहे थे। लेकिन इस बार मैंने देखा न केवल वो, बल्कि आप बीजेपी के किसी लीडर का बयान नहीं निकाल सकते, आपको याद नहीं होगा अभी, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बंगाली प्राइड, देखिए ममता बनर्जी ने पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगाई कि वो राष्ट्रपति शासन अपने ऊपर ले ले। हाँ, वो बार बार कोशिश करती रही, आओ लगाओ, ये करो, वो करो, मुझे ये करो। लेकिन बीजेपी इस बार, चूंकि जो कहते हैं ना कि बीजेपी जब वो
पूछा गया था कि आपसे, आपने शायद लिखा है, आप ही की किताब से शायद मैंने पढ़ा है, जिसमें पूछा था अटल जी से कि भाई आपने जो जब 2 सीटें मिली थी कि क्या सीखा, वो क्या हुआ हार से? तो उन्होंने कहा बीजेपी ना हारती है ना जीतती है, वो सीखती है। तो उन्होंने कुछ तो सीखा है, मुझे लगता है कुछ सीखा है, ऐसा लग रहा है। देखिए बाकी तो जनता जनार्दन है, जब वो धोएगी तो पता नहीं किसको धो दे, उसका तो कुछ पता नहीं। तो लेकिन ये है कि आज की डेट में बीजेपी ने ये सीखा है और उनका वोट इंटैक्ट है। अब बीजेपी को एसआईआर का जो फायदा मिलेगा, मैं वो भी, जैसे भवानीपुर का है, एक ही सीट से अगर हम लोग बात कर लें, हालांकि इस पर आप बात कर चुके होंगे क्योंकि कई दिन, भवानीपुर में 47,000 नाम कटे। ठीक है, मैं उस दिन वहीं था जब लिस्ट लगी, और चूंकि मैं मिला भी था सीईओ से, सब लोगों से मिला था, तो मुझे ये लग रहा था कि ममता बनर्जी शायद 47 लोगों को लेके आ जाएंगी। भाई 47 लोग दिखा सकते हो ना, मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपको तो पूरा लगा हुआ होगा। और 2000 कुछ बाद में कटे जो नहीं आए थे, तो यानी 49,000 नाम कट गए थे, और 14,000 लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में है जिनका भी फैसला होना है, क्योंकि कल 20 लाख, कल शाम तक 60 लाख में से 20 लाख तक स्कैन कर चुके वो लोग, अब बाकी 40 है जो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं देख रहा था वो 2 महिलाओं के नाम अखबार वाला छाप रहा था, जिसमें लिख रहा था कि साहब जो है, और चूंकि वहां हिंदी के भी चाहे कितने ही अखबार हो, आप ये जान के चलिए सब में हेडिंग होती है, ममता दीदी ने बीजेपी के परखच्चे उड़ा दिए, बीजेपी वाले यार धंधा, मतलब ऐसे बड़ा, मैं इसीलिए तो कह रहा हंसते हुए कि यार यहाँ के कुछ और करते हो, वहां के कुछ और करते हो। तो वो उसने बताया कि 2 महिलाएं हैं जिन्होंने अपने कागज जमा किए लेकिन उनका नाम नहीं आया, बस ये आपने देखा। ममता बनर्जी एस्प्लेनेड पर 4 दिन बैठी है, कुछ 4 लोग नहीं दिखा पाई। तो एसआईआर ने क्या किया है, और इसीलिए उन्होंने, हाँ मैं बताना था कि शुभेंदु लगातार अखबारों में मैंने पढ़ा, वो 4 बार बोल चुके थे कि मैं ममता बनर्जी को भवानीपुर से 20,000 वोटों से हराऊंगा। उसमें अपना नाम नहीं ले रहे थे कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, और हम सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने वो किया क्योंकि वो कह रहे कि एसआईआर ने, और अच्छा हाँ, और एक इंटरेस्टिंग चीज दर्शकों के लिए, चूंकि हम लोग उसमें हैं, 2016 के चुनाव में, 2021 के चुनाव में वहां से जो जीतते हैं, वो क्या नाम है आपके, बीजेपी उसका कैंडिडेट टीएमसी का, तो वो 28,000 से जीतता है। जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से 1800 वोट से हार के वहां लैंड करती हैं, तो वो 58,000 से जीतती है, 58,000 से जीतती। हाँ, लेकिन आज की डेट में 64,000 से ज्यादा तो उड़ गए। और जब लोकसभा 2024 का चुनाव है, तो उस सीट पर, उस विधानसभा सीट पर महज 8 से 10,000 शायद इतना ही सिर्फ लीड बचती है, जो एसआईआर से पहले की लीड है। तो इसीलिए ये चुनाव, हाँ, अगर ट्रिकी चुनाव है, आप इसको ये नहीं कह सकते कि साहब ममता बनर्जी बहुत बड़े फैन, क्योंकि 7-8% नाम कट चुके हैं कंप्लीटली, 8% इज गोन। उनके बारे में ना ममता बनर्जी कोई बोलती है, 63 लाख लोग थे वो उड़ गए, उनके लिए उनके आने की कोई संभावना नहीं, वो लिखा गया विलोपन, और ममता बनर्जी पेश नहीं कर पाई 63 लोगों को भी, ना मेनका गुरुस्वामी पेश कर पाई, ना उनके दूसरे लॉयर कुणाल उराव, पर सवाल नहीं करे। लेकिन आपने भले ही क्योंकि ये ट्रिकी सवाल हो, ट्रिकी चुनाव हो, अब आप जब बैठो तो मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने जाता, आखिरी सवाल के तौर पर पूछ रहा हूँ। वैसे आपसे मेरे को चर्चा करनी थी आपके सबसे इंटरेस्टिंग विषय और जिस पर आपने काम किया, घुसपैठियों पर, लेकिन हम किसी दिन चर्चा करेंगे, पूरा एक प्रोग्राम घुसपैठियों पर करेंगे बस, क्योंकि होम मिनिस्ट्री आपने जितने घुसपैठिए देखे होंगे उतने शायद किसी ने नहीं देखे। लेकिन अभी प्रोग्राम लंबा होगा। केवल आखिरी सवाल, भले ही धीरेन्द्र पुंडरीक कह दें बचने के लिए कि ये ट्रिकी चुनाव, एज ऑफ नाउ आज ये चुनाव कहाँ खड़ा है? देखिए, मैं बिल्कुल प्लेन हार्टेड अपने उसके साथ बता रहा हूं, ये चुनाव कॉमन इवन प्लेइंग फील्ड पर है। ये चुनाव कल से पिच पर दोनों लोगों ने सिक्का उछाला है, दोनों ने, और सिक्का बीजेपी ने जीता है, क्योंकि जब चुनाव आयोग आपके जो एक स्क्रीन पे दिखाए गए सारे लोगों को, एक फोटो का फ्रेम मैंने ट्वीट किया था, चारों अधिकारी उड़ा दिए, उसके बाद आईजी एडीजी भी उड़ा दिए, और सबसे बड़ी है कि आपने, चुनाव आयोग ने जब आईओ किया, लोग समझते नहीं कि जब इंचार्ज सर्किल को निशाना बनाया जाता है तो इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी की रीढ़ में अंदर जाया जाता है। तो मुझे लगता है कॉमन आज की डेट में पिच दोनों के लिए सामने खड़ी है, और अगले 10-15 दिन में आप देखिए ममता बनर्जी बहुत अद्भुत तरीके से सड़कों पे उतरेंगी, आप उनका वो स्टाइल देखेंगे, लेकिन इस बार गुंडागर्दी को तो मुझे नहीं लगता, जो उनका सबसे बड़ा था। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है,
15-20 दिन पहले आप देख रहे थे वर्धमान में, और उसमें वो जा रही थी, थान भेजना बोलते हैं बंगाल में उसको, या कुछ और, जिसमें वो धोती जाती है, सफेद रंग का कपड़ा भेजते हैं कफन के तौर पे, 4 मोमबत्ती रख देते हैं, कुछ दाने वाने रख देते हैं और एक मिट्टी का बर्तन भेज देते हैं। ये टीएमसी वालों का बड़ा अच्छा स्टाइल रहता है कि आपके यहाँ पहले बीजेपी वो करते थे, सीपीएम वाले भी करते थे हैं अच्छी अच्छा। हाँ, लेफ्ट से जो हथियार ममता बनर्जी ने लिया है उसको बहुत शार्प किया उन्होंने, और अच्छे तरीके से किया। तो वो मुझे लगता है कि वो अचानक, मुझे अभी बता रहे थे लोग कि वो आना बंद हो गया भैया। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ, वो तो और ज्यादा हो जाना चाहिए था। कह रहे नहीं, अब वो बुला के चाय भी नहीं पिला रहे कि भाई क्या कर रहे हो। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं क्या है। मतलब मैंने आपको यही कहा, आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो चुनाव किसी भी तरफ है, दोनों तरफ से ओपन है आज की डेट। चलिए, इस पर हम बात करते रहेंगे आपसे, और ये घुसपैठियों पर भी बात करेंगे किसी दिन, कि पूरे विस्तार से बात करें। वैसे एक मित्र ने आज ही फोन करके मुझे कहा कि भाई ममता जी, जैसा आप भी कह रहे थे, ममता जी चाहती थी कि राष्ट्रपति शासन वहां पर हो जाए, प्रेसिडेंट रूल, लेकिन अभी जो है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर साहब के थ्रू अघोषित राष्ट्रपति शासन वहां लगा दिया गया है। अब ये नहीं, लेकिन ये एक पॉलिटिकल बयान है, क्योंकि सर आपको भी मालूम है कि जैसे ही चुनाव आयोग, जैसे ही चुनाव संहिता हो जाती है तो फिर वो चुनाव आयुक्त का चुनाव हो ही जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी याद होगा, पिछली बार डीजीपी वीजीपी सब हटा दिए थे उन्होंने। सब जगह बदलते ही है, सब जगह बदलते हैं, ऐसा नहीं। तो वो कोई, और ममता बनर्जी को मालूम था, मैं आपको ये बता दूं, ममता बनर्जी बिल्कुल उस स्ट्रक्चर को जानती है, और उन्होंने कम से कम 4 अधिकारी नीचे की लेयर तैयार की हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए सर, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत जमीनी जो हालात हैं, हकीकत है, उससे हमारे को रूबरू करवाया। हम आपको परेशान करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि क्या सच है, सच के करीब पहुंचने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर नमस्कार।